हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीपराज जांगीड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की जो सबसे ज्यादा काम में आता है सी प्रोग्राम बनाने के लिए, वो है प्रिंटफ। हाँ, आपने अगर सी का कोई भी प्रोग्राम देखा होगा तो इसके बारे में जरूर आपको नजर में आया होगा। लेकिन दोस्तों, मिथ ये है कि जो लोग हम लोग जनरली यूज करते हैं प्रिंटफ को, सबको ये लगता है कि सर प्रिंटफ तो इतना ही होगा, है ना, प्रिंटफ तो केवल प्रिंट ही करता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रिंटफ में क्या क्या कैपेबिलिटीज है। ठीक है, तो आज हम लोग एक छोटा सा फंक्शन भी अच्छे से इसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, उसको लिखने के कितने तरीके हैं, और जो उसमें चीजें लिखी जाती है प्रिंटफ के अंदर, जो पैरामीटर लिखा जाते हैं, वो पैरामीटर के नाम क्या क्या है। तो इससे हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव में जा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रिंटफ फंक्शन की। तो हम बात कर रहे हैं जो प्रिंटफ हमारा फंक्शन है, तो वो किस तरह का फंक्शन है और कैसे बिहेव करता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने क्या देखा होगा बुक्स में या कहीं और। तो फ्रेंड, अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो आपने प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनाया होगा, इंटीजर मेन, ओके, और आपने उसको फिनिश किया होगा ऐसे, और यहाँ आपने लिखा होगा प्रिंट एफ हेलो हेलो वर्ल्ड। ये हमारा सी का सबसे इनिशियल प्रोग्राम होता है जो आपको सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, या फिर आपने भी बहुत से ट्यूटोरियल या वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि मेन क्यों जरूरी है, मेन का इंट होना जरूरी क्यों है। ठीक है, और उसके पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि फंक्शन कैसे बनाते हैं और क्या लिखते हैं। तो अगर आपको याद है फ्रेंड, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास सी में दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है हमारे पास में जिसका डेफिनेशन, जिसका जो स्कोप है, जिसमें जो लाइन्स है वो हम लोग तय करेंगे, जैसे कि मेन फंक्शन। तो मेन में कौन कौन सी लाइन आएगी, कौन कौन सी लाइन नहीं आएगी, कौन सी लाइन क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सब हमको डिसाइड करना है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन या आपका आप कह सकते हो उसका स्कोप है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी डेफिनेशन या उसका स्कोप यूजर या डेवलपर द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो वो कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है फ्रेंड, वो प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं। तो ये प्रिंटफ जो है उस फंक्शन है, उस फंक्शन की कॉलिंग है, प्रिंटफ फंक्शन खुद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सपोज कीजिए दोस्तों, हमने लिखा हेलो। क्या लिखा फ्रेंड? हेलो। ठीक है, तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो एक एरर आ जाएगी, कहेगा कि आप जिस फंक्शन को आवाज लगा रहे हैं, जिसको आप कॉल कर रहे हैं, वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं हेलो बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं हेलो को बना लेता हूं, ठीक है, तो अब ये मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आती और मेरा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली रन होता है। तो ये जो फंक्शन है, हेलो हो गया चाहे मेन हो गया, ये सब कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें यूजर स्कोप बता रहा है, उसकी डेफिनेशन बता रहा है, इसमें आने वाली लाइंस को बता रहा है। ठीक है, नाउ अब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको बनाने की जरूरत नहीं है, जिनको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हमारा प्रिंटफ। तो हम जब प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंट एफ, और अंदर मैंने लिखा हेलो। ठीक है फ्रेंड, हेलो वर्ल्ड। तो ये जो फंक्शन है इसका भी हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो मेन प्रिंटफ को कॉल कर रहा है, प्रिंटफ को आवाज लगा रहा है। तो प्रिंटफ का अवेलेबल होना जरूरी है। या तो आप प्रिंटफ बना लीजिए, पर आप लोग प्रिंटफ बना नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं। हमारे पास एक फाइल होती है, उस फाइल में आपको डालकर दे दिए गए। ठीक है, बस शर्त यहाँ पर यह है कि उस फाइल को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ताकि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो उस प्रिंटफ को कॉल कर सके। ये जो प्रिंटफ है किसी पर्टिकुलर फाइल में लिखा हुआ, जिसको हम लोग हेडर फाइल कहते हैं, उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके आगे लिखा जाता है हैश इंक्लूड। क्या लिखा जाता है दोस्तों? हैश इंक्लूड। तो अब ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। कैसे चलता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत हमेशा प्रोग्राम की मेन से होती है। ठीक है, और क्योंकि ये इंट है तो हमें यहाँ पर नीचे रिटर्न भी लिख देते हैं, रिटर्न 0, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, नाउ इंट जो मेन है, शुरुआत यहाँ से होगी कि सबसे पहले इस लाइन को कॉल किया जाएगा, प्रिंटफ को कॉल किया जाएगा। और प्रिंटफ की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी कहाँ अवेलेबल है? इस फाइल में। ठीक है, तो प्रिंटफ क्या करेगा, ये इसको कॉल करेगा और उसको जो भी इसका वर्क परफॉर्म होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा कि हेलो को प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? प्रिंट कर देगा। तो ये जो आउटपुट स्क्रीन होती है हमारी, उस पर हमारे पास में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो मान लीजिए हमारी आउटपुट स्क्रीन ये वाली है। ठीक है, तो प्रिंटफ क्या करेगा, यहाँ पर इस हेलो जो लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा और चला जाएगा। बस प्रिंटफ का काम इतना ही है।
फिर रिटर्न 0 यहाँ पर रिटर्न 0 करेंगे जो कि ओस को मिल जाएगा और हमारा प्रोग्राम यहीं फिनिश हो जाएगा। ये तो था प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, और ये आपने बहुत बुक्स में देखा होगा या आपने हर किसी से पढ़ा होगा। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि सर प्रिंटफ को इस वे से लिखा जा सकता है, या इसमें जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग किस तरह का पैरामीटर बोलते हैं, इसमें और क्या-क्या चीज़ें आ सकती है और उसको किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल क्लियर है तो अब मैं बात कर लूँगा कि प्रिंटफ क्या है। तो प्रिंटफ को आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉल करना है। इसका मतलब प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है फ्रेंड? तो मैं इसके कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। प्रिंटफ जो है एक प्रिंटफ इज प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन, इसका मतलब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको कॉल करना है, इसको यूज करना है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो पहले किसी लिखे गए हैं। ओके, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, और ये एक फाइल में लिखा गया है। ठीक है, नाउ और ये किस तरह का फंक्शन है? अगर मैं आपसे पूछूं ये करता है क्या, तो आप कहेंगे सर ये तो प्रिंट करता है। और प्रिंट मैं पूछूं कहाँ करता है, आप कहोगे सर ये तो मॉनिटर पे प्रिंट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रिंटफ है तो इट इज स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। क्या फंक्शन है दोस्तों? स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, और ये किस तरह का फंक्शन है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि प्रिंटफ जो है वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब आप कहेंगे इसको हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट क्यों कहते हैं, इसको प्री डिफाइंड क्यों कहते हैं? ये तो आपको पता चल ही गया क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। इसको स्टैंडर्ड आउटपुट क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों प्रिंटफ जो फंक्शन है उसका वर्क होता है कि वो स्टैंडर्ड जो हमारे पास में स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो होती है उससे ये कम्युनिकेट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो कौन है? तो आपने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। तो आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, बहुत सी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल रहती है। इतनी सारी आउटपुट डिवाइसेस में केवल एक ही आउटपुट डिवाइस ऐसी है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि ऐसी आउटपुट डिवाइस जो दुनिया के हर कंप्यूटर में, दुनिया के हर तरह के कंप्यूटर में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर तरह के कंप्यूटर में वो अवेलेबल होगी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लैपटॉप भी एक मेरी कंप्यूटर है, पीसी भी एक कंप्यूटर है, मोबाइल भी कंप्यूटर है, एटीएम मशीन जो भी आप लोग आजकल देखते हैं वो भी कंप्यूटर है, लेटेस्ट जो पेट्रोल पंप हम लोग देख रहे हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। तो हमने 5-6 कंप्यूटर की बात करी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास 2 आउटपुट डिवाइसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो है मॉनिटर, एक है प्रिंटर। तो बताइए कि प्रिंटर क्या सभी डिवाइसेस पर अवेलेबल है? क्या प्रिंटर हर कंप्यूटर में साथ में आता है? नहीं ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मॉनिटर की। क्या मॉनिटर या फिर बोले तो डिस्प्ले, ठीक है, जो जरूरी नहीं कि मॉनिटर का मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मॉनिटर का मतलब छोटा सा डिस्प्ले भी मॉनिटर कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो डिस्प्ले यूनिट है जिसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं, क्या ये हर तरह के कंप्यूटर में आता है? क्या आपको ये एटीएम पर देखने को मिलेगा? यस मिलेगा। पेट्रोल पंपों में देखने को मिलेगा? हाँ सर, वहां पर भी मिलता है। इवन कैलकुलेटर भी आप देखते हो तो उसमें भी डिस्प्ले यूनिट होती है। यस, वहां पर भी है। मैं अगर अपने मोबाइल की बात करूं, डेस्कटॉप की बात करूं, चाहे मैं अपने लैपटॉप की बात करूं, मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट हर कंप्यूटर में दिखाई देती है। इसी वजह से दोस्तों खूब सारी आउटपुट डिवाइसेस होने के बाद में भी केवल मॉनिटर को ही हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। क्योंकि जो हमारा प्रिंटफ है ये मॉनिटर के साथ काम करता है, इसका काम है डिस्प्ले करना मॉनिटर पर, इसलिए इसको प्रिंटफ को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन। क्लियर आपको? स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन वो फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट से बात करते हैं, और स्टैंडर्ड आउटपुट कौन है? मॉनिटर है। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी है फ्रेंड? ये हमारे पास है मॉनिटर। ठीक है, इसका मतलब प्रिंटफ किससे कम्युनिकेट करता है, प्रिंटफ कहाँ के साथ वर्क करता है? तो हमारा जो प्रिंटफ है वो मॉनिटर के साथ में वर्क करता है, मॉनिटर को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो आपको समझ में आया होगा, इसी वजह से उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये दोस्तों इसका पूरा छोटा सा एक लाइन में उसको पूरा प्रिंटफ को हमने डिस्क्राइब कर दिया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिंटफ का मेन पर्पस क्या है ना? प्रिंट करना है या कुछ और भी ये करता है? तो काफी लोगों को लगता है कि प्रिंटफ केवल प्रिंट करता है। नहीं दोस्तों, प्रिंटफ प्रिंट करने के साथ साथ एक दो काम और भी परफॉर्म करता है। वही तो हमें देखना है, वही तो हमें सीखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना। ठीक है, मैं आगे चलो आगे मूवमेंट ले लेता हूँ। तो अगर मैं प्रिंटफ की वर्किंग की बात करूँ ना, तो प्रिंटफ चलो मैं आपको पूरा नया डायग्राम में ही दिखा देता हूँ बनाकर। ठीक है,
तो ये जो प्रिंटफ है, ठीक है, उसको कितनी तरह से लिख सकते हैं उसके बेसिस पे आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि प्रिंटफ कितने तरह के काम करता है, ठीक है। नाउ तो ये जो प्रिंटफ है फ्रेंड, प्रिंटफ फंक्शन जो है, इसको लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। मतलब प्रिंटफ की जब हम लोग कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग करने के दो तरीके हैं। तो मैं यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ, कॉलिंग ऑफ प्रिंटफ, ठीक है। बाकी प्रिंटफ तो हम लोग बनाते नहीं, ये तो बना बनाया मिलता है हमें, हम सिर्फ इसको कॉल कर सकते हैं। और कॉलिंग करने के जो तरीके हैं, जो मेथड है, वो दो तरह से हम लोग होते हैं और कोई मेथड हमारे पास में नहीं है, ठीक है। दोनों मेथड कौन कौन से? या तो प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं हम लोग कुछ ऐसा, इस तरह से प्रिंटफ आपने कहीं देखा होगा, ठीक है दोस्तों। ये एक तो हमारा पहला फॉर्मेट हो गया। अगर हम लोग बात करें तो आपने शायद ये भी देखा होगा या फिर आप ये देखने वाले हैं, ठीक है, ये भी हो गया। तो प्रिंटफ की कॉलिंग ऐसे भी हो सकती है, प्रिंटफ की कॉलिंग ऐसे भी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिंटफ की कॉलिंग दो ढंग से की जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है, और अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है इस टॉपिक में, क्योंकि आपने इनको डिस्क्राइब करने वाले, हम लोग ये देखने वाले कि ये फॉर्म क्या करती है, ये फॉर्म कब यूज करते हैं, कैसे काम लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास में इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं कोई भी फंक्शन। फ्रेंड हमारे पास कोई भी फंक्शन हो ना, एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन हो, तो जब कोई फंक्शन बनाया जाता है, सपोज करो मैंने हेलो बनाया, ठीक है, ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर होता है फंक्शन का। और यहाँ पर जो भी लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज कीजिएगा इस तरह से लिखा हुआ, तो इसकी कॉलिंग कैसे होगी दोस्तों? इसकी कॉलिंग होगी हेलो, और इस तरह से ये इसकी कॉलिंग होगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ पैरामीटर लाइक इंट ए, क्या लिखता हूँ मैं? इंट ए, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 कुछ जेड वगैरह लिख सकता हूँ। इसका मतलब है अगर फंक्शन के अंदर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो आपके कॉलिंग में भी कुछ ना कुछ आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरामीटर, ठीक है। इसको भी पैरामीटर कहते हैं और इसको भी हम लोग पैरामीटर कहते हैं। तो मैं कहता हूँ पैरामीटर, तो आपको कहेंगे सर ये दोनों नाम एक जैसे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप भी इसको पैरामीटर कह रहे हैं और उसको भी पैरामीटर कह रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, लेवल में। दोस्तों जनरली इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्चुअल पैरामीटर। ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर। क्या कहलाता है दोस्तों? फॉर्मल पैरामीटर। या आप सिंपली इसको पैरामीटर भी कह सकते हो, पैरामीटर, और आप इसको सिंपली आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आर्ग्यूमेंट। तो ये जो वर्ड है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और काफी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज पैरामीटर और व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, तो आप उनको क्लियरली बोलिएगा कि पैरामीटर तो वो है जो डेफिनेशन में लिखे जाते हैं, जो फंक्शन बनाते समय लिखे जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट वो है जो कॉलिंग करते समय लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड। ओके, तो ये हमारे पास पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट हो गए। तो यहाँ पर भी हम लोग कॉलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो होंगे फॉर्मल पैरामीटर या जो आर्ग्यूमेंट होंगे, उनके टाइप क्या क्या है, ठीक है। इसको आर्ग्यूमेंट को क्या कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट कौन सा है, हम लोग इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। इस आर्ग्यूमेंट को या इस फॉर्मल पैरामीटर को हम लोग कहते हैं, जनरली इसका एक नाम दे रखा हमने, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। जब कभी भी प्रिंटफ के अंदर आप डबल कोट्स लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। याद रखिएगा दोस्तों। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग वो है जो कि प्रिंटफ के अंदर लिखी जाती है, उस पैरामीटर को हमने क्या नाम दिया है? फॉर्मेट स्ट्रिंग नाम दिया है, ठीक है। उसके अंदर जो होगा ना यहाँ पर, इसको हमने क्या नाम दिया है? फॉर्मेट स्ट्रिंग नाम दिया है। और क्योंकि यहाँ पर भी ये आपको दिखाई दे रहा सेम, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको भी बोलेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे फ्रेंड? फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गई। तो यहाँ पर कितने पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं? एक या दो? यहाँ पर पैरामीटर दिखाई दे रहा है एक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों कुछ भी लिख दूं, कुछ भी कर दे, हम लोग कुछ भी लिख दे, पैरामीटर एक है या दो है, तीन है, जो आप लोग इसको बोलते हैं ना, जनरली हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, वो आर्गुमेंट एक है, दो है, तीन है, ये आखिर पता कैसे चलता है? डबल कोट से पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको आगे गूगल जैसे कुछ इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मेरे फ्रेंड ने फाइट किए हैं, और IBM के अंदर मैंने खुद ने एग्जाम दिए हैं, खुद ने फाइट किया है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वहां पर कितने छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने बेसिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है।
तो इस आर्ग्यूमेंट को हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, और ये आपको यहाँ पे भी दिखाई देती है, ये भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है। दोस्तों आपको एक कोमा दिखाई दे रहा है? यस, ये जो कोमा है इसका एक ही काम है कि ये हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है, जो हमारे पास में एक्चुअल पैरामीटर है, उसको ये डिफरेंशिएट करता है। अगर आपके पास कोमा नहीं है तो आप वो एक ही आर्ग्यूमेंट माना जाएगा। मैं इसका भी एक एग्जांपल दूंगा, आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा कि अगर कॉमा अवेलेबल है तो फिर आर्ग्यूमेंट को अलग अलग किया जा सकता है। अगर कॉमा एक ही है ही नहीं, मतलब अवेलेबल ही नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट आपको चाहे जिस फॉर्म में दिख रहे हो वो केवल एक ही आर्ग्यूमेंट माना जाएगा। अब इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मेट है ये सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला है, ठीक है। तो इसको अगर मैं नाम देना चाहूं कि ये किस तरह का असल तरीका है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये सिंगल आर्ग्यूमेंट फॉर्मेट है या फॉर्म है। प्रिंटफ की ये कौन सी फॉर्म है? सिंगल आर्ग्यूमेंट फॉर्म। और यहाँ कितने आर्ग्यूमेंट है? यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी चाहो तो हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है आर्ग्यूमेंट की। तो इसको हम लोग नाम देते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म। तो ये हमारी प्रिंटफ की कौन सी फॉर्म है? प्रिंटफ लिखने का कौन सा तरीका है? मल्टीपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म। और ये कौन सा तरीका है? ये हमारे पास में सिंगल आर्ग्यूमेंट फॉर्म लिखने का तरीका है। तो प्रिंटफ को 2 फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। पहला फॉर्मेट है सिंगल आर्ग्यूमेंट फॉर्म और दूसरा फॉर्मेट है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म। तो हम लोग दोनों को एक एक कर अच्छे से देख लेते हैं कि सिंगल आर्ग्यूमेंट फॉर्म में क्या होता है और उसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं और आपको उसको किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वाले। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो हमारी पहली फॉर्म है सिंगल आर्गुमेंट फॉर्म, ठीक है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। सिंगल आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ प्रिंटफ। ये जो प्रिंटफ की जो कॉलिंग है उसको लिखने का जो तरीका है, पहला तरीका, उसको हम लोग कहेंगे सिंगल आर्गुमेंट फॉर्म। इसमें प्रिंटफ कैसे लिखा जाता है? इसमें प्रिंटफ लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। आपको एक प्रिंटफ की कॉलिंग करनी है, प्रिंटफ, और आप इसके अंदर डबल कोट्स लिखेंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा प्रिंटफ लिखने का, कॉलिंग करने का तरीका है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रिंट, ठीक है। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपने यहाँ पर जो भी लिखा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये कहा जाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग इज always be या always going to be print on console output, है ना, on output devices। तो ठीक है, तो आप जब प्रिंटफ में कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा अगर वो आपने उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाता रहता हूँ, ये आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर पूछे गए और जो आपके लेवल को, जो आपका सी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और बेहतर कर देंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पर प्रिंट एफ, अगर मैं लिखता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिटर्न मतलब आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, तो आप कहोगे सर आपने जो लिखा है इसके बिहाफ पर हमारा जो सी है उसको प्रिंट कर देगा हेलो को, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? HELLO, हेलो। गुड, अच्छी बात, बड़ी मजेदार, अच्छा लग रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन काफी कैंपस में पूछा गया है। यहाँ लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा हुआ है बी। क्या लिखा हुआ है? बी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये कितने आर्गुमेंट है, एक है या दो है? ठीक है, आपको दिखते हो दे रहा है ना अच्छे से, ठीक है। या फिर मैं आपको और अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी कंपनी इसको पूछेगी जरूर। आज अगर हम लोग किसी का इंटरव्यू भी लेते हैं, ठीक है, तो मैंने काफ़ी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा, आप मेरे बिलीव कीजिएगा कि 99% लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि इसमें आर्ग्यूमेंट कितने हैं। तो इसमें आर्ग्यूमेंट है एक, दो आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्ग्यूमेंट एक है या मल्टीपल है, ये केवल कॉमा डिसाइड करेगा।
जैसे कि यहाँ पर सिंगल आर्गुमेंट है और अगर यहाँ पर मैं कॉमा पुट कर दूं दोस्तों तो ये 2 आर्गुमेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 आर्गुमेंट। तो मैं वो भी क्वेश्चन पुटअप कर देता हूं। ये देखिए आपके लिए मैंने दोनों क्वेश्चन पुटअप कर दिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, ये सिंगल आर्गुमेंट है और ये मल्टीपल आर्गुमेंट है। ठीक है, ये हमारी प्रिंटफ की सेकंड वाली फॉर्म है। ठीक है, ये हमारी पहले वाली फॉर्म है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन सामने आ रहा है आपके सामने, उसको ध्यान से देखिएगा आप। तो इसका जो आउटपुट आएगा, अगर आपने गैस कर लिया है तो अगर मैं बताना चाहूंगा, इसका जो आउटपुट है वो है ए बी। ठीक है, ये इसका आउटपुट प्रिंट होगा इसके बिहाफ पर। और अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि अगर इसका रिटर्न क्या आएगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, तो उसका आउटपुट आएगा केवल ए। क्या आएगा? केवल ए आएगा। है ना मजेदार चीज दोस्तों? और क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लेवल का है बहुत छोटा। तो आप जनरली देखेंगे कि जो छोटे क्वेश्चन है, जो बेसिक्स है, असली मजा उसी में है, असली प्रोग्राम की कोडिंग उसी में। और आप जितना अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फ्रेंड्स एडवांस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एडवांस ज्यादा इजी होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल है तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे आराम से कि जो कोर प्रोग्रामिंग होती है, जो बेसिक्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो ज्यादा टफ है समझना। एडवांस फीचर में तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सिवाय यूज करते हैं, क्योंकि इनके पीछे अल्टीमेटली जो चीज़ है वो फंडामेंटली हमारे काम आने वाले हैं। तो आई होप अगर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस हमारे इस ट्यूटोरियल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ कि हमारे पास में जो आपका जो बेस बनाएंगे हम लोग, वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। तो यहाँ पर उसी को बेस स्ट्रांग करने के लिए हमने ये क्वेश्चन को डिजाइन किए हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन जनरली मैंने बड़े बड़े कैंपस में आते हुए देखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखने में भले 2 है लेकिन कॉमा नहीं है, तो ये पूरा सिंगल आर्गुमेंट माना जाता है और सिंगल आर्गुमेंट को हमेशा प्रिंट करना जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारी प्रिंटफ की सेकंड फॉर्म है। मैंने बताया ना आपको थोड़ी देर पहले कि प्रिंटफ को लिखने का सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है। इसमें ये तो है हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये प्रिंट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं होती। मतलब प्रिंटफ के अंदर अगर आप मल्टीपल वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास केवल एक ही फॉर्मेट स्पेसिफिक फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी, बाकी एक भी फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं होगी। दिखने में सेम हो या अलग, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो प्रिंटफ की सेकंड फॉर्म है, इसमें तो ये तो कहलाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग और ये कहलाता है वेरिएबल स्ट्रिंग। और वेरिएबल स्ट्रिंग चाहे 1 हो चाहे 10 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोग्राम को दोस्तों। और वेरिएबल स्ट्रिंग कभी प्रिंट नहीं होती। तो ये वेरिएबल स्ट्रिंग है, ये कभी प्रिंट नहीं होगी। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये प्रिंट होगी, तो यही प्रिंट होता है। और यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट स्ट्रिंग था, ये 2 टुकड़े नहीं है, ये सिंगल आइटम है। ओके, ठीक है। तो आपने देखा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग वो होती है जो प्रिंट होती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ प्रिंटर के सेकंड फॉर्मेट की और आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि आखिर इसका आंसर ऐसा क्यों आता है। ठीक है, तो ये दूसरी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास में सेकंड है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट फॉर्म। ठीक है, इसमें प्रिंटफ कैसे लिखा जाता है, इसमें आपको प्रिंटफ लिखना है और यहाँ पर ये लगाना है और आप जितने चाहें उतने आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये कहलाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ कहलाता है वैसे यहाँ पे भी कहलाएगा। ये हमारा फॉर्मेट, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग। और दोस्तों बाकी जितने भी आर्ग्यूमेंट बच गए हैं, चाहे 1 हो चाहे 10 हो चाहे 1000 हो, बाकी जितने भी आर्ग्यूमेंट बच गए हो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वेरिएबल स्ट्रिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, वेरिएबल स्ट्रिंग कहलाते हैं। अब मजे की बात तो ये है दोस्तों कि चाहे ये वाला फॉर्मेट हो प्रिंटफ का, चाहे ये वाला फॉर्मेट हो, केवल फॉर्मेट स्ट्रिंग ही प्रिंट होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को वापस, केवल फॉर्मेट स्ट्रिंग ही प्रिंट होती है, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना दिख रहा हो। ठीक है, हमेशा फॉर्मेट स्ट्रिंग ही प्रिंट होगी। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये मेरी वेरिएबल स्ट्रिंग है, तो केवल फॉर्मेट स्ट्रिंग ही प्रिंट करेंगे। अब फॉर्मेट जो स्ट्रिंग है उसकी कुछ खास बात ये भी है। वो पहली बात ये है फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो हम यूज करते हैं या जो हम लोग देखते हैं, वो प्रिंटफ में केवल एक ही हो सकती है, वो भी सबसे पहले। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको चाहे जैसा भी दिख रहा हो, प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग कितनी हो सकती है, केवल एक ही। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, सिमिलर लिखूं या डिफरेंट लिखूं, फॉर्मेट स्ट्रिंग हमेशा एक ही रहने वाली है दोस्तों, और वो भी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, इज ऑलवेज appear, sorry, always appear at the beginning of printf।
ये प्रिंटफ की शुरुआत में आपको दिखाई देती है और ये एग्जैक्टली सिंगल होती है। ठीक है फ्रेंड, दो फॉर्मेट स्ट्रिंग पॉसिबल ही नहीं है प्रिंटफ में लिखना। प्रिंटफ में हम जितनी भी स्ट्रिंग लिखेंगे उसमें से एक तो होगी फॉर्मेट एग्जैक्टली सिंगल और वो सबसे पहले वाली होगी, बाकी जितनी भी है सब क्या कहलाती है, वेरिएबल स्ट्रिंग। ठीक है, अब मजे की बात तो ये है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग ही प्रिंट होती है लेकिन वेरिएबल स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होती है। बड़ी जबरदस्त बात है ना। तो अगर वेरिएबल स्ट्रिंग आपने पहचान लिया कि सर ये तो वेरिएबल स्ट्रिंग है, तो वो प्रिंट नहीं होगा, वो केवल स्टोर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है मेरे पास में, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड, ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये कौन सी है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ये क्या है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ये क्या है, ये सब के सब हमारे पास में वेरिएबल स्ट्रिंग है, वीएस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। नाउ तो केवल फॉर्मेट स्ट्रिंग ही प्रिंट होती है, वेरिएबल स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होती। तो आप कहोगे सर वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ तो क्या होता है? तो वेरिएबल स्ट्रिंग स्टोर होती है। क्या होती है? स्टोर हो जाती है हमारे कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर टेम्परेरी। ओके, और ये क्या होती है, ये प्रिंट होने वाला आइटम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये केवल प्रिंट ही कर सकता है, ये स्टोर नहीं कर सकता, जबकि यहाँ पर स्टोरेज भी कुछ किया जा सकता है टेम्परेरी। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था प्रिंट ए और बी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट का था, क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं है। कॉमा ही क्या करता है, सेपरेट करता है। और फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि इसका आउटपुट क्यों आ रहा है, ए कॉमा बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मुझे बताइए इसमें कॉमा है या नहीं है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ये हमारे पास में अगर कॉमा नहीं है तो ये पूरा आइटम सिंगल माना जाएगा, क्योंकि कॉमा ही सेपरेट करता है और कॉमा यहाँ पर है नहीं, तो ये सिंगल आइटम है। और सिंगल आइटम जो अवेलेबल होता है वो होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, और ये प्रिंट होता है, इसीलिए इसका आउटपुट ए बी आता है। ठीक है, पर अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग कौन होगा? और पहले बताइए आप कितनी हो सकती है? एक हो सकती है ना। ओके, और वो फॉर्मेट स्ट्रिंग कहाँ आती है? हमेशा पहले आती है। तो ये तो होगी हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, और एक प्रिंटफ में केवल एक ही फॉर्मेट स्ट्रिंग अलाउड है, तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रिंटफ के अंदर एक ही फॉर्मेट स्ट्रिंग अलाउड है। अब काफी स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो यहाँ पर इश्यू क्रिएट हो रहा है। मैंने पूछता हूँ क्या हो रहा है भाई? तो आप कहेंगे सर ये तो डबल कोट्स है, यहाँ पर भी डबल कोट्स है, तो सिमिलर लग रहे हैं ना। अरे यार, सिमिलर लगो ना लगो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो खुद अरबाज खान जैसे लगता हूँ, तो भी क्या फर्क पड़ता है? सिमिलर लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड, सिमिलरिटी की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि पोजीशनिंग क्या है। तो पोजीशनिंग यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास में फॉर्मेट स्ट्रिंग है। नाउ ये जो बच गया, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिंटफ में एक ही फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। अब ये जो बच गया ये वेरिएबल स्ट्रिंग है। क्या है ये दोस्तों? वेरिएबल स्ट्रिंग है। दिखने में दोनों सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों सेम दिख रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको बताया रूल ये है कि केवल फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रिंट होता है, तो केवल यही फॉर्मेट स्ट्रिंग है तो केवल यही प्रिंट होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इसके साथ क्या हुआ, ये स्टोर हो गया टेम्परेरी, बट हाँ आपने इसको स्टोर करके कुछ यूज नहीं किया। आपने इसको स्टोर तो कर दिया लेकिन इसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं किया। ठीक है, इट्स ओके, नहीं किया तो कोई इशू नहीं, लेकिन प्रिंट ये बी नहीं होगा। और यहाँ पर बी क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि ये पूरा एक ही आइटम था, ये एक ही आर्ग्यूमेंट था, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट स्ट्रिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, वेरिएबल स्ट्रिंग क्या होती है, और वेरिएबल स्ट्रिंग कितनी हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नए वीडियो में हम लोग नए लेक्चर के अंदर कुछ और नए टॉपिक की बात करेंगे, ताकि आप इसी को हम लोग पूरे तरह से अच्छे से क्लियर कर सके। तब तक के लिए थैंक यू।